आयोग। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है घट गई प्रति व्यक्ति आय। जी हाँ, आरबीआई के जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और सरकार को हैरान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावे कर रही थी, वादे कर रही थी और कह रही थी कि उसके रिजीम में जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी उतनी कभी नहीं बढ़ी। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। अभी क्या मसला है, आंकड़ों की क्या हेराफेरी है, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या आरबीआई के आंकड़े गलत हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है वो सही नहीं है, ये को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है और इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो गया है। खासकर समाजवादी पार्टी को तो पूरा मौका मिल गया है, जिनके संबंध में ये कहा जा रहा था कि 2012 से लेकर के 2017 तक प्रति व्यक्ति आय 5% के हिसाब से बढ़ी थी। लेकिन अब जो पिछले योगी की जो 4 साल की सरकार है उसमें मात्र 2.99% की दर से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। मायावती भी इसको लेकर के हमलावर हो गई हैं और कांग्रेस भी हमले कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उसने चहुमुखी विकास किया है। सड़क से लेकर के रेल, परिवहन, हवाई जहाज सब तरफ ज़बरदस्त परिवर्तन किया है। हाँ, दिक्कत ज़रूर थी क्योंकि पिछले 2 साल ऐसे गुजरे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी कि कोरोना काल के ये 2 साल वाकई ऐतिहासिक काल थे। ये 100 साल बाद ऐसा कोई समय आता है जिससे इस सरकार को 2-4 होना पड़ा या हम कह सकते हैं रूबरू होना पड़ा। लेकिन अगर उसको भी हम इसमें मिला लें तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो ये आखिर क्यों है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या वास्तव में इसमें क्या है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि दरअसल आरबीआई की रिपोर्ट कहती क्या है। आरबीआई के खुलासे के बाद यूपी का सियासी पारा हुआ गर्म। घट गई प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में आई गिरावट, बिहार से भी पीछे हुआ यूपी, विपक्ष के निशाने पर योगी, चुनावी बयार, आमदनी पर सवाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यूपी में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन आरबीआई के एक सर्वे ने यहां का सियासी पारा गर्म कर दिया है। आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी नई रिपोर्ट में ये जानकारियां दी हैं। ये पहली बार है कि आरबीआई ने राज्यों की इकोनॉमी पर कोरोना के असर पर एक समग्र रिपोर्ट जारी की है। कोरोना ने इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित किया है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 15 राज्यों की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 के मुकाबले कम हो गई। 9 राज्य ऐसे हैं जहां ये पिछले 2 वित्त वर्ष के स्तर तक फिसल गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन यहाँ पर मेरा अनुमान ये है कि इसका कारण, यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो कोरोना काल में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के ठप हो जाने के कारण है। अभी सेवा क्षेत्र में भी काफी ओपन होने के बावजूद काफी गिरावट देखने को मिल रही है। सेवा क्षेत्र अभी पूरी तरह से खुल नहीं पाया है और खास करके अभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो वो भी अपने फुल फ्लेज ढंग से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम सामान्य वर्षों की तुलना अगर हम इस वर्ष को करें तो ये जस्टिफिएबल नहीं है, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं।
रिपोर्ट के सामने आने के बाद विरोधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन बेरोजगारी जरूर बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वादे हवा हवाई और जुमलेबाजी है और बीएसपी सुप्रीमो के बोलने के बाद दूसरे दल कहां चूकने वाले थे। के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा की सरकार में प्रति व्यक्ति आय वो घटी है। हम समझते हैं भाजपा की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंतजार इस देश की और प्रदेश की जनता कर रही है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, आज आरबीआई बता रही है कि प्रति व्यक्ति आय घटी है, क्योंकि जाहिर है लोगों की जो है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। लोग अपने बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जिस तरीके से अगर गृहिणियों की देखिए, महिलाएं अपनी रसोई के जो है बजट को संभाल नहीं पा रही हैं, तो वो ख़रीदारी कैसे करेंगे। आज सिलेंडर के दाम 910 रुपये हो गए। तो मोदी की जन विरोधी नीतियों की जो भुगतान भुगत रही है जनता, इस देश की जनता भुगत रही है। कोरोना में आपदा से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि, लेकिन महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय घट गई है और लोग परेशान हैं। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन्हीं पंक्तियों को आत्मसात कर रही भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों की औसत आय को लेकर प्रदेश लगातार झूठ बोलते रहे, होर्डिंग बैनर लगाकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और आज की आरबीआई की रिपोर्ट से सच सामने आ गया। राष्ट्रीय औसत से भी नीचे चला गया उत्तर प्रदेश के जनमानस की औसत आय। हम उत्तराखंड पंजाब के लोगों से नीचे चले गए। प्रदेश की भाजपा सरकार की और मुख्यमंत्री की अक्षमता के चलते आज उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। राष्ट्रीय औसत आय जो 4.6% है, उत्तर प्रदेश आज उससे नीचे पहुंचकर आधे पर 2.9% पर घटकर रह गया। उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है और अभी की जो तात्कालिक रिपोर्ट है वो बताती है कि हमारा निर्यात भी 38% बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से उत्तर प्रदेश के उत्पाद विदेशों में भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो एक दूसरा पक्ष है और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी लिखी जा रही है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इस पर कोई विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी हैं। इतना बड़ा निर्यात है या कहें विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है सरकार पर हमलावर होने का, लेकिन सरकार कह रही है कि जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पर तो स्थिति ज़्यादा खराब है। और बात सच भी है, जैसा हमने पहले भी कहा कि 2 साल कोरोना काल के थे और ये ऐसे काल थे कि 100 साल बाद ऐसी स्थिति आई थी। तो क्या उसको कंसीडर करना चाहिए? क्या आरबीआई ने उसको कंसीडर नहीं किया है? क्या आरबीआई ने अगर उसको कंसीडर किया, जैसा कि रिपोर्ट कर रही है कि अगर कोरोना काल को भी कंसीडर कर लिया जाए तो मात्र 0.1% के हिसाब से आमदनी बढ़ी है। तो क्या है मामला, इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और कैसा विपक्ष का हमला है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से सर्वेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, निदेशक हैं राष्ट्र धर्म पत्रिका के और काफ़ी लंबे समय से आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। केसी जैन साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है। रफत फातिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और अरविंद गुप्ता जी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। और हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं, भूपेन तिवारी, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेन जी। और सीधा रुक करेंगे केसी जैन साहब का। केसी जैन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है ग्रोथ रेट को लेकर के और उत्तर प्रदेश में जो है प्रति व्यक्ति आय को लेकर के, देखिए कोरोना काल में जहां पर पूरे विश्व में संकट आया और प्रति व्यक्ति आय कहां से निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय तो सरकार के इनकम टैक्स और जो सेल टैक्स सरकार को जो आय होती है उसी से निकालते हैं कि इतनी आय है और प्रति व्यक्ति ये आय हो रही है। तो ऐसे में जहां पे प्रति व्यक्ति आय गिरी है उसके बाद में भी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी भार, कोई भी लोड जनता पे नहीं होने दिया। आप देखिए कि अगर 6,000 रुपए अकाउंट में किसान के जा रहे तो वो आय में तो नहीं जुड़ेगा, वो तो एक सहयोग राशि है। इसी तरीके से चाहे चिकित्सा सुविधा मुफ्त रही,
चाहे अन्य तरीके की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का काम किया। अगर किसी को फ्री में आवास सरकार दे रही है और करीब 47 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास दिए, तो क्या ये आवास मिल जाने से उस व्यक्ति की आय बढ़ गई? नहीं बढ़ गई आय। तो कुल मिलाकर के प्रति व्यक्ति आय घटने के बाद में भी, यानी कि सरकार की आय घटने के बाद में भी सरकार ने आम जनता की किसी भी प्रकार की सुविधा पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होने दिया, किसी प्रकार का भार नहीं पड़ने दिया। वो चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे किसानों को सुविधा देना हो, चाहे आवास की सुविधा देना है, बिजली की सुविधा देना हो। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक अच्छा काम किया है। ठीक है जैन साहब, बस एक मिनट का पर्याप्त समय है। तो जैन साहब आगे बढ़ना है, चर्चा करेंगे, दोबारा से आपके पास आएंगे, मौका देंगे आपको। बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रफत फातिमा जी, सुना आपने, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि चाहे ये आय ना बढ़ी हो लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी। देखिए प्रदीप जी, जैन साहब तो वही वाला हाल है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार में ये सरकार लगातार व्यस्त रहती है, तो वो बात भी वैसी हवा हवाई करते हैं। आज ये भाजपा की जन विरोधी नीतियों का अंजाम है जो आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। सच तो ये है कि आज जनता को इन्हीं ने खून के आंसू रुलवा दिए। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से जो है लोग उबर नहीं पा रहे हैं, लोग अपने बच्चों की फीस के लिए जो है बहुत परेशान है, और हालात ये है कि दवा इलाज तक के जो है लोगों के घर में पैसे नहीं है। अभी आपने खुद रिपोर्ट मैंने देखी थी कि सोना गहने तक नीलाम हो गए, और अब तो जो EMI देनी पड़ती है, लोन लेके जो मकान लिए थे, लोगों को अपने मकान तक नीलाम करने पड़ रहे हैं। तो हालात ये है, तो आज प्रति व्यक्ति आय तो घट गई है। जाहिर सी बात है, लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे। आप मार्केट जाइए, हालात सामने दिख जाएंगे कि लोग फजूल की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले अपने घर का देखना है, घर का बजट पहले व्यवस्थित करना है। तो इनकी बातों और इनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। तो ये जन विरोधी नीतियों का ही अंजाम है, और ये जनता के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, अखिलेश यादव को तो मौका मिल गया और उन्होंने इस मौके को हाथ से गंवाया भी नहीं है, जबरदस्त पलटवार किया है और कहा है कि हमारी जो 2012 से लेकर के 2017 तक जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी उससे आधी बढ़ी है भाजपा के कार्यकाल में। देखिए 2012 से लेकर 17 तक जो प्रति व्यक्ति आए थे वो 5% उसमें इजाफा हुआ था, और 2017 से लेकर 2022 तक 2.6% का इजाफा है। तो आप एक चीज तो देख ही सकते हैं कि अखिलेश जी का जो गवर्नेंस थी वो वास्तव में मच बेटर गवर्नेंस थी, जो कि इस टाइम बीजेपी की गवर्नेंस है। अब आप एक चीज देख लीजिए, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी। अगर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दे दी तो कोरोना टाइम में लाखों लोग मर कैसे गए। अब अगर इन्होंने मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये सब चीजें मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन ये केवल इतना कर रहे हैं कि एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। ये व्यवसाय नहीं दे रहे हैं, ये किसी को भी उसके पैरों पर खड़े होने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश लाचार हो जाए और वो किसी काम का ना रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज आपने मझोले व्यापारियों के लिए आपने क्या किया? आपने बिजली के, आप कह रहे हैं कि आपने भार नहीं जनता के ऊपर बढ़ाया। भारत में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आप रोडों की स्थिति देख लीजिए, आप चिकित्सा की स्थिति ये समझ लीजिए, कहीं पर भी इनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि गरीब आदमी जाके सरकारी अस्पतालों में अपना ठीक ढंग से इलाज करा सके। और आप कह रहे हैं कि आपने लोगों के ऊपर वो नहीं डाला, भार नहीं बढ़ाया। ठीक है, कितना भार बढ़ाना चाहते हैं आप कि हम लोग दब जाए बिल्कुल नीचे और हमारी ठीक है अरविंद जी भी ना रहे। अरविंद जी आपका भी माफ करिएगा, आपका भी समय समाप्त हो गया है, आएंगे दोबारा से आपका रुख करेंगे। भूपेंद्र तिवारी जी, आपकी टिप्पणी बड़ी मौजूद होगी, सारे आपने सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुना है, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, थोड़ा सा मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैन साहब क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ा सा मैं आपकी बात में संशोधन करना चाहता हूं। जब हम सकल घरेलू उत्पाद या राज्य की उत्पाद को जोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ हम टैक्स कलेक्शन को ही नहीं शामिल करते हैं, बल्कि जो उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन होता है, जो कृषि उत्पादन होता है, या जो कृषि क्षेत्र में घरेलू उत्पादन होता है, हम उसको भी, या हैंडीक्राफ्ट का जो उत्पादन होता है, इन सेवा क्षेत्र का उत्पादन होता है, उसको भी हम प्रति व्यक्ति आय में जोड़ते हैं।
तो ये थोड़ा सा मेरा संशोधन था, आपको माफ करिएगा। दूसरी चीज ये है प्रदीप जी कि थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट करके हम अगर इस जो रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसका नाम है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, और उसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो उसमें कारण भी लिखा है कि ये प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद घटने का कारण क्या है। तो जैसे मैंने अपने बाइट में भी कहा था कि इसमें थोड़ा सा ये है, कंजम्पशन घटा है, प्रति व्यक्ति आय जो हमारा बिहार का ज्यादा दिख रहा है, गोवा का ज्यादा दिख रहा है, ये वे स्टेट हैं जो कंज्यूमर स्टेट हैं, जो उपभोक्ता राज्य हैं, और हमारा यूपी जो है उपभोक्ता और उत्पादक दोनों राज्य है। महाराष्ट्र को ले लें तो वो उत्पादक राज्य है, गुजरात उत्पादक राज्य है। तो प्रति व्यक्ति आय, अगर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो प्रति व्यक्ति आय उनकी घटी है जो उत्पादक राज्य है, और प्रति व्यक्ति आय उनकी कम घटी है जो उपभोक्ता राज्य है। देखिए हुआ क्या कि जब कोरोना काल आया तो उसमें उत्पादन तो ठप पड़ गया, सेवा क्षेत्र जहां था वहां ठप पड़ गया, लेकिन उपभोग नहीं घटा प्रदीप जी। तो उपभोग ना घटने से तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, उनकी जीडीपी तो जहां थी वहीं पर रहेगी, उनका टैक्स कलेक्शन वहीं रहेगा, उनका जीएसटी का कलेक्शन वहीं रहेगा। लेकिन जो उत्पादक राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, तो इन राज्यों के, ठीक है भूपेन जी, साउथ में चले जाइए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर असर पड़ा है। ठीक है भूपेन जी, समय आपका भी समाप्त हो गया है जी। ठीक है सर्वेश जी, आप भी काफी अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ हैं, बहुत करीब से अर्थशास्त्र को देखते हैं और जीते भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रिजर्व बैंक के आंकड़े और प्रदेशों का जो इनका आकलन है जी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो आर्थिक दृष्टि है उसके आधार पर है। जीडीपी का भी कैलकुलेशन गलत है और ये जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं ये भी गलत हैं। पर व्यक्ति आमदनी कैसे कह सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी कमा रही है अरबों खरबों और एक आदमी कमाने में उसे 10 रुपये नहीं बढ़ रहे? तो ये प्रति व्यक्ति आय का कैलकुलेशन निकालना, मुझे लगता है सभी को विवेक से इस पर विचार करना चाहिए कि 130 करोड़ आबादी में और यहाँ 22-28 करोड़ आबादी है, उसका हम प्रति व्यक्ति आमदनी कैसे घोषित कर देंगे? तो इसलिए ये जो आंकड़ेबाजी है इस पर सभी को मिलकर के विचार करना चाहिए, और खासतौर से विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों को, कि ये जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। यथार्थ क्या है, जब कंपनियां ज्यादा पैसा कमाएगी प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ जाएगी, नीचे किसी को एम्प्लॉयमेंट है नहीं है उसके बारे में कोई विचार नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में उत्पादन जब इंडस्ट्री का हुआ नहीं, बंद हुआ, क्या इनके डेज में उत्पादन को घटाया गया? नहीं घटाया गया। रिजर्व बैंक हवाई बात करते हैं। दूसरे औसत है, ये रियल आंकड़े नहीं है। जब हम औसत निकालेंगे तो निश्चित रूप से कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता जी। तो इसलिए ये इन आंकड़ों पर बेस करना ये उचित नहीं। ये आंकड़े फर्जी हैं, ये आंकड़े और नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो है अमेरिकन दृष्टिकोण या ऑक्सफोर्ड दृष्टिकोण को छोड़ करके भारतीय दृष्टि पे क्यों नहीं आते जी? सरकार को आना चाहिए, जिससे कि जो वास्तविक लोगों को इसका लाभ मिले जी। अब सवाल ये है सर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, उनकी तर्ज पर काम कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई तो भारतीय है और उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, और सरकार दोनों जगह। वही तो मैं कह रहा हूं, 70 वर्ष में आर्थिक नीति में किसी भी सरकार ने परिवर्तन नहीं किया, और जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है। और आर्टिकल 38 मैं कहता हूं संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 का, इसमें किसी ने पालन नहीं किया। आमदनी का रेशियो घटना चाहिए, क्यों बढ़ रहा है बताया रिजर्व बैंक? अध्ययन भी नहीं कराया रिजर्व बैंक ने। क्या करता है रिजर्व बैंक? और जो इसका सेटअप है वो सेटअप ही गलत है। जब तक की वास्तविक आमदनी और वास्तविक तो सवाल ये है कि आप लोग तो राय देते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी राय मशवरा लेते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई जी हो जी। प्रश्न ये है कि जो सेटल्ड सिस्टम है उस सिस्टम को प्रधानमंत्री जी ने बदलने का काम तो किया, नीति आयोग ले आए, लेकिन उसके जो काम करने वाले हैं वो तो वही लोग हैं। उनकी दृष्टि में कहां परिवर्तन आया जी? किसी सिस्टम को बदलने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती नहीं तो, लेकिन और जो है सवाल बदलना पड़ता सवाल और वो बदलना चाहिए। तमाम तो
तमाम आग्रह कर रहा हूं कि इसके बारे में विचार करें और बदले। नहीं, तमाम लोगों को बदला गया है। कोई अब तो पिछले 2 बार से केंद्र में सरकार है और तमाम लोगों जी जी प्रदीप जी, जी आप अपनी बात रख सकते हैं भूपेन जी। हाँ, मैं छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ। जो अभी बोल रहे थे, नाम भूल गया, आप उनका नाम बताएंगे फिर से? जी जो सर अभी बोल रहे थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा दिमाग से आदरणीय सर्वेश जी, आदरणीय सर्वेश। अच्छा, आदरणीय सर्वेश द्विवेदी जी हैं जी। आदरणीय सर्वेश द्विवेदी जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ पर। सरकार ने जो जीडीपी कलेक्शन के आंकड़े थे, पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे, अब हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं। बहुत परिवर्तन लाया है कलेक्शन के आंकड़ों में। दूसरी चीज ये है कि ग्रास वैल्यू एडिशन, और दूसरी चीज ये है कि ये जो डेटा कलेक्शन होता है ना सर्वे जी, ये घर घर से होता है। और आपको शायद मालूम होगा कि एक लेखपाल जाता है और एक संगणक जाता है गांव में, और वो बैठ कर और उसके अनुसार चले भी हैं। डाटा कलेक्शन जो है केवल 0.1% लोगों से संपर्क किया जाता है, और वो भी जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले हैं वो भी फर्जी घर बैठे के करते हैं। क्या है प्रैक्टिकल? मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं क्या है, समझ सुन लीजिए, आप जो है यथार्थ में आइए। कौन विश्वविद्यालय के लोग अध्ययन करने जाते हैं, कौन रिजर्व बैंक के लोग आते हैं, कौन इकोनॉमिक समितियां इसके काम करती हैं? ये जो फर्जीफिकेशन है देश में, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यथार्थ में आना चाहिए। और इसके लिए मैं एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, किसानों का कृषि आय में कितनी वृद्धि हुई और महंगाई का कंपनसेशन किया क्या? लेकिन आर्थिक आंकड़ों को कलेक्ट करने का और आर्थिक आंकड़ों को संग्रहित करने का ये तरीका साइंटिफिक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है। और हमारे यहाँ आपको सर्वे किया था, और सर्वे करने में लोगों के आंकड़े से उसमें अरे भाई, अगर आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे तो जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। अरे सर्वेश जी, आप इसके लिए सबको बोलेंगे तो बात पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें आर्थिक नीति में आर्टिकल 38 का अनुपालन करने की जरूरत है। ठीक है, भूपेन जी को भी सुन लेते हैं। थोड़ा सुनना भी तो, सुनने का भी धैर्य रखें सर, आप थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखें। हम आपके आर्टिकल 38 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उसकी कर रहे हैं जो सरकार आने के बाद जो डेटा कलेक्शन संग्रहण में परिवर्तन लाया गया, जो जीडीपी के डेटा को कैलकुलेट करने के तरीके में जो अंतर लाया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये साइंटिफिक डेटा कलेक्शन होता है, आपको बता दें। और ये डेटा ऐसे नहीं होता है कि हवाई बात कर ली समझ ली। जो परिवर्तन है वो अपर्याप्त है, इससे भी ज्यादा परिवर्तन करने की ठीक है भूपेन जी, भूपेन जी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। देखिए, सुधार की गुंजाइश पे आने की बात है, हर जगह पर होती है, लेकिन आप जो डेटा कलेक्शन को और डेटा एनालिसिस को ही चाहिए नहीं होते, पूरा फर्जी है, ये गलत है। यहाँ हम आपसे सहमत नहीं हैं। ठीक है भूपेन जी, ठीक, आप सहमत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सहमत ना हो, अभी हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स के अधिकारी आए थे बेहतर रिवीजन के लिए जी, मैंने उनसे जब प्रश्न किया तो आंकड़े ही उनके फर्जी। नहीं सर्वेश जी, सवाल ये है, ये प्रश्न जो है यथार्थ में काम करने वाले की नियत और काम की स्थिति क्या है, नहीं सर्वेश जी, सवाल ये एक विषय है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जिस पर की चर्चा हो रही जी, आमदनी घटने का प्रति व्यक्ति जो आंकड़े निकाले हैं, वो औसत निकालना यद्यपि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो औसत ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें सही स्थिति में जब हमने आमदनी की, सुन लीजिए, सरकारी कर्मचारी और इंडस्ट्रियल डीए ये सीज किया गया, आमदनी कहां बढ़ी? दूसरे जो खर्च किया गया उसको जिसकी जेब में गया उसकी आमदनी कहां बढ़ी? नहीं, सवाल ये सर्वेश जी, सवाल के जाल में पड़ने के बजाय रियलिटी में आना चाहिए। ठीक है, ये जो है भूपेन जी रुकिए, भाई आ रहा हूं जी। उत्पादन भी घटाया है और लोगों की आमदनी को भी प्रभावित किया। सर्वेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आरबीआई के लोग, आ रहा हूं भूपेन जी रुकिए, भाई आ रहा हूं भूपेन जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। सर्वेश जी, सवाल ये कि अगर आरबीआई के लोग ठीक नहीं है, जो लोग वहां बैठे वो ठीक नहीं है, पिछले 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किया, 18 घंटे काम किया, तो इन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाए? और ये आंकड़े तो पहले जब
कांग्रेस की सरकार से तब भी ऐसे ही आते थे। मैं वही कह रहा हूं कि इनको बदलने की जितना बदला जा रहा है वो अपर्याप्त है, इसको और बदलने की जरूरत है और रियलिटी में आए। और हिंदुस्तान में पंडित दीनदयाल जी का 25 तारीख को जन्म दिवस मनाएगा पूरा देश, और पंडित दीनदयाल जी की इकोनॉमिक पॉलिसी पर अगर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने का संकल्प होगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के आधार पर जो उत्पादन दिखाया जाएगा उसकी आमदनी उनमें वितरित की जाएगी। इसमें कितना बड़ा अंतर होगा जी। नीचे आमदनी बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। क्या आपको लगता है आपको लगता है कि नीचे के लोग, अरे सर्वेश जी, क्या आपको लगता है कि नीचे के लोगों की आमदनी बढ़ी है? नीचे के लोगों की आमदनी उनकी बढ़ी है जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो कनेक्टेड थे। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है जी, जो इसमें लगा है उसकी आमदनी बढ़ी जी, जो इसमें नहीं लगा उसकी आमदनी तो जो कर रहा था वो भी कम हुई जी, बंद हुई। तो इसीलिए तो ये आंकड़ा सही है ना सर, इसीलिए तो ये आंकड़े दिखाए गए ना कि इनकम कम हुई है। ये आंकड़े जो दिखाए गए हैं ना जी, वो अपर्याप्त हैं, अधूरे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ। ठीक है सर, और इसको जब ठीक नहीं किया जाएगा तब तक उन आंकड़े के आधार पर पॉलिटिक्स की जा सकती है। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का चला। ठीक है सर, वक्त एक ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही उठता है कि आरबीआई जैसी संस्था पर जब सवालिया निशान खड़े करने लगे वो भी आरएसएस से जुड़े लोग, तो वाकई एक अपना बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आरबीआई पर अभी तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई थी और अब अगर सवालिया निशान लग रहे हैं तो आरबीआई इसको कैसे फेस करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या वाकई ये आंकड़े हैं या आंकड़ों की बाजीगरी है, इसमें वास्तविकता नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए। रफत जी के पास चलते। रफत जी, आपने पूरी चर्चा सुनी। राष्ट्र धर्म के निर्देशन सर्वेश जी कह रहे हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं, फर्जी है, आरबीआई को बदल देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आरबीआई जो आंकड़े दे रही है वो तो दे रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम लोग अपनी नजरों से भी देख रहे हैं। आप नोटबंदी से देखिए, नोटबंदी से हालात ये हो गए थे, जनता अपनी गाड़ी कमाई के लिए घंटों घंटों लाइन लगी है, और हालात ये थे उस टाइम लोग लाइनों में मर तक गए। तो ये एक तरीके से हत्याएं हुई थी। उसके बाद जीएसटी लागू करा गया। जीएसटी ऐसे लागू करा गया बिना जनता को बताए हुए, ना उसकी वर्कशॉप, ना उसको अवेयर करा गया, और जीएसटी लगा के छोटे छोटे जो रोजगार थे, बहुत सारे ऐसे रोजगार थे जिसमें लोग जो है बस कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत उससे नियम और कानून नहीं पता थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए। उसके बाद आप आ जाइए अब कोरोना तो वैश्विक महामारी थी, उसमें लोगों के रोजगार चले गए, और आज भी लोग जो है इससे पनप नहीं पाए कोरोना के बाद से। लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान देने के बजाय सिवाय प्रचार प्रसार कराए। तो हम आंकड़ों पे जो बात हो रही है वो आंकड़ों की बाजीगरी अपनी है, आंकड़े छुपाए भी बहुत जाते हैं सरकार की तरफ से। वो तो ये आरबीआई ने थोड़ा बहुत बता दिया तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि उसने सामने ला दिया, वरना तो आरबीआई जैसी संस्थाएं बोलने में भी जो है परेशान है इस सरकार में। तो हमें तो लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज हालात क्या है वो हम लोग बेहतर समझ रहे हैं। जब आप जमीन पर निकलते हैं और जाके देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि कौन किस तरीके से परेशान है। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो रही है, लोग खाने तक को परेशान है, दवा, इलाज और बच्चों की फीस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे पास आते हैं लोग तो बताते हैं कि ऐसे हालात हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो हम हकीकत से उसको जो है रूबरू करेंगे और ना कि हम इन सब चीजों में पड़ेंगे। जो जनता की हालात है, जो परेशानियां, हम उसको देखेंगे, उस पर बात करेंगे। अगर आप जो है प्रचार प्रसार और होर्डिंग और पोस्टर पे जाएंगे तो कभी ये स्थितियां संभल नहीं पाएंगी। नहीं, लेकिन रफत फातिमा जी, आप ये तो इत्तेफाक रखेंगी कि ये कोरोना काल 2 साल कोरोना काल के थे, जिसकी वजह से तमाम राज्यों की भी जीडीपी काफी घटी है और प्रति व्यक्ति आय घटी है। प्रदीप जी, जाहिर है सब पे असर पड़ा है, कोई सिर्फ यूपी पे नहीं पड़ा, सारे जहां में पड़ा है। लेकिन यूपी की सरकार में जिस तरीके से हमने देखा संवेदनहीनता, यहाँ पे जनता के प्रति कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इवेंट में बिल्कुल इवेंट, बस हर वक्त इवेंट हो रहे हैं, लगातार बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। रफत जी, सरकार जब सभी राज्यों पर इसका असर पड़ा है तो क्या सभी सरकारें संवेदनहीन है? सब नहीं है, वही तो यूपी में यह हालात है। यूपी में जो देखने को मिल रहा है, कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना में नहीं, बाकी राज्यों को आप यूपी से अलग कैसे कर सकते हैं? बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री ठीक है, वे संवेदनशील है, और यूपी के मुख्यमंत्री संवेदनहीन। ये तो दोहरा रवैया है। हालात ऐसे बना दिए हैं कि जनता इनके सामने अपनी आवाज नहीं खोल सकती है। तो जिस तरीके से यूपी में हालात है आज कि सड़क, अगर गड्ढे की बात करते गड्ढा मुक्त, तो देख लीजिए सड़कों के क्या हाल है। अगर ये बात करते रोजगार का, तो बेरोजगारों पे जिस तरीके से लाठियां मारते हैं। तो ये सरकार जिस तरीके से जो है जनता के प्रति उदासीन। जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। ये ठीक है, आरबीआई ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ये भयावह आंकड़े हैं, लेकिन क्या हमको 2 साल ये जो हमने महामारी के झेले हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा हमें। और ऐसी बीमारी 100 साल बाद आती है। बिल्कुल, बीमारी से कोई इसको वो नहीं कर सकता। पहली लहर में जिस तरीके से आया था उस टाइम ये कहा गया कि हम इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आज तक वो तैयारी नहीं हो पाई। सेकेंड लहर में आप देख लीजिए कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हुई हैं। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या हालात है। वायरल फैजुल्लागंज में अभी तक लगातार लोग मर रहे हैं, और जिस तरीके के हालात है वहाँ लोगों को राशन नहीं मुहैया हो रहा है, वहाँ दवा नहीं मिल पा रही है, ओपीडी बंद पड़ी है। तो ये सरकार उदासीन है जनता के प्रति। जनता के लिए ये क्या कर रही है सामने दिख रहा है। आप रोज पेपर उठा के देखिए और वायरल का जो प्रकोप है वो भी देखिए। फिरोजाबाद में किस तरीके से लगातार बच्चे मरे हैं। तो ये केसी जैन साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। हाँ जैन साहब। जी, देखिए प्रदीप जी, अभी हमारी कांग्रेस की बहन जिस प्रकार से लगातार सरकार पे सवाल उठा रही थी, और साथ ही साथ आरबीआई के आंकड़ों को भी वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दृष्टि से भी देख रही है कि उत्तर प्रदेश में लोग बोल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महंगाई है, उत्तर प्रदेश में दवा इलाज नहीं है, और कोरोना पे भी लगातार रोना रो रहे हैं कि कोरोना में देखिए क्या हुआ। अरे कोरोना में उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ और महाराष्ट्र की आबादी इसकी आधी करीब 11 करोड़।
उसके बाद में भी महाराष्ट्र में कितनी खराब हालात हुए आप संभाल नहीं पाए, जबकि वही सारी सुविधाएं केंद्र सरकार दे रही है जो उत्तर प्रदेश को दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी अच्छी तरीके से, मेरी बात आ जाए, देखिए मैं ध्यान से सुन रहा था, प्रदीप जी इनको चुप करिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कम समय में मैं अपनी बात नहीं। जैन साहब जवाब भी लेते चलिए। नहीं जवाब मैं ले रहा हूँ, सवाल भी करिए और जवाब भी लेते चलिए। देखिए मैं सुन रहा था, मेरी बात आ जाए, पहले इनके सवालों का मैं जवाब दे दूं, जो इतने सारे सवाल किए हैं, फिर अगला सवाल मैं लूं। तो देखिए अब पहले सबसे इन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन फर्जी है, इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे तैयार हो गई। फिर कहा वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए, फिर कहा वैक्सीन नहीं मिल रही है। और वैक्सीन कहाँ नहीं मिल रही थी? जहां कांग्रेस की सरकारें थी उनको लग रहा था वहां वैक्सीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही थी। लेकिन 80 करोड़ लोगों को रवैया नहीं, आपकी वैक्सीन आपके वहां पे वैक्सीन नदियों में मिली, पंजाब में वैक्सीन नदियों में मिली। नहीं गलत बात, गलत बात। दूसरी बात ये प्रदीप जी, जिस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आरबीआई के आंकड़े पे, वाह 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 क्या बात है, राहुल गांधी जी बैठ के अपनी फैक्ट्री चला दी। राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी जी वैक्सीन बराबर आके भेज रहे थे। 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन राहुल गांधी जी ने लगवाई ना। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। ये जो 80 करोड़ वैक्सीन लगी, अभी तक तो राहुल गांधी जी को काम नहीं करने दिया जा रहा था, आज राहुल गांधी जी वैक्सीन लगवाने लगे, क्या बात है। और राहुल जी के कहने से ही ये काम हुआ है पूरी तरीके से। अरे चलिए ठीक है, आप तो कहते हैं हमारी कोई बात सरकार मानती नहीं, ये बात तो सरकार ने मानी, सरकार ने ये बात तो मानी आपकी, फुर्सत नहीं मिली। अरे सरकार ने ये बात तो आपकी मानी। अपने कार्यकाल में सिवाय देखिए अभी तक आप लोग आरबीआई को अभी तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बता रहे थे। उसी आरबीआई की आज तारीफ करते आप लोग नहीं थक रहे। ऐसा क्या आरबीआई ने परिवर्तन कर दिया? आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपका हृदय परिवर्तन कहाँ से हो गया आरबीआई के प्रति? हम तो जनता के दुख दर्द के साथ खड़े हैं, हम तो उसके प्रति, और सुन लीजिए, उसके प्रति संवेदनशीलता है मेरे अंदर। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है, इसका जो सर्वे था अभी पिछले वर्ष जो इसका सर्वे था 20, 19 और 20 का, तो 17 से लेकर के 20 तक 3 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की जनता की आय है वो 30% बढ़ी है। तो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उसका सर्वे ये कहता है। अभी आदरणीय सर्वेश जी ने जो डाटा रखा, जो बात रखी, वो ये कि अगर 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग कंपनियां चलाते हैं, वो 5-5 हजार रुपए कमाते हैं, बाकी 8 लोग कुछ नहीं करते। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या आएगी? 1000 रुपए प्रति व्यक्ति। 8 लोगों की आय 0, 2 लोगों की आय 5-5 हजार रुपए। तो प्रति व्यक्ति आय तो कंपनियों के हिसाब से निकलती है। अगर कंपनियां बंद रही कोरोना काल में तो प्रति व्यक्ति आय तो कम आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी, किसी भी प्रकार की जो समस्या नहीं होने दी। 45 लाख लोगों को सवाल ये है, 1.5 करोड़ अगर ये आरबीआई के आंकड़े झूठे हैं, फरेबी हैं, तो जब कांग्रेस के लिए ये इस तरह के आंकड़े आते थे, आप लोग पूरे देश में हाहाकार मचा देते थे, तब आपने क्यों नहीं कहा कि आरबीआई झूठी है? झूठे की बात नहीं है, बात है प्रतिव्यक्ति आय निकालने की। मैंने दो चीजें यहाँ पे रखी, आरबीआई का आंकड़ा और उत्तर प्रदेश का। क्या उत्तर प्रदेश का? अरे भाई, वहां पर देश के बड़े बड़े चुनिंदा इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, केसी जैन साहब, प्रदीप जी, और सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अपॉइंट किया है। 30% आय बढ़ी है उत्तर प्रदेश के लोगों की। जो उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहता है वो ये है कि 30% तो जरा ये भी बता, क्या आरबीआई झूठ बोल रही है? नहीं केसी जैन साहब, क्या आरबीआई के आंकड़े फर्जी हैं? नहीं, हम फर्जी नहीं कह रहे। जब जीडीपी की बात आती है तो अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कहा कि कुछ जिलों में लोगों की आय 40-50% बढ़ी है, कुछ जिलों में लोगों की आय 10% बढ़ी है, लेकिन टोटल औसत जो भाई ये सकल एसजीडीपी निकाला जा रहा है। केसी जैन साहब, आंकड़ों में मत उलझाइए, ये एसजीडीपी की बात की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय पूरे औसत में निकाली जाती है, एक एक व्यक्ति की अलग अलग नहीं निकाली जाती है। नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घेर रहे हैं,
36,000 करोड़ रुपए अगर किसानों का कर्ज माफ किया गया तो ये 36,000 रुपए का बोझ किस पे पड़ेगा? सरकार पे पड़ेगा। 47 लाख लोगों को घर दिए गए, 1.5 करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया। इसकी बात नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस कहती है लोग भूखे मर रहे। अरे कहाँ लोग भूखे मर रहे? बात ये नहीं है, बात हम यहाँ पर आंकड़ों की कर रहे हैं। आरबीआई ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, आपकी सरकार लगातार कह रही थी कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे, मुफ्त राशन दे रहे 80 करोड़ लोगों को। आपने क्या किया? केसी जैन साहब, आपकी सरकार लगातार कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बढ़ी है, देश के सारे राज्यों से ज्यादा। तो अब आंकड़े ये कहां से आ गए? प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, किसी की व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है, योगी जी की व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है। और ये डाटा हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं सरकार के जाने के बाद डाटा बदल जाएगा, सरकार परिवर्तन के बाद डाटा बदल जाएगा, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की पंचवर्षीय आएगी तो डाटा बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस जीएसटी और नोटबंदी का रोना जिस प्रकार से रो रहे हैं, उसके बाद 3 बार हम सरकार में आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार और 2 बार केंद्र की सरकार, और आप जीएसटी का रोना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आप जीत रहे, इसमें कोई शक नहीं है, और आप चुनाव जीतने की मशीन बन गए, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन जरा इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। आपके पास आ रहा हूं, काम कर रहे हैं। भूपेंद्र तिवारी जी क्या कहेंगे आप? हमने 47 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास दिए, 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। ठीक है, कैसी जैन साहब, योजना भूपेंद्र तिवारी जी 5 लाख रुपए का ये सब कहने में अच्छा लगता है। जैन साहब सुन लीजिए भाई, ये ठीक बात है कि आप काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा भूपेंद्र जी की भी सुन लीजिए, अर्थशास्त्री है। ठीक है जैन साहब, रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। विपरीत है। कोरोना काल में वैक्सीनें आपने नदियों में फेंकी पंजाब में? नहीं, कोरोना काल में वैक्सीन आप घर में बैठे थे, आप घर में कौन बैठा था? ये तो जनता जानती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग सड़कों पे थे, हम तो सेवा कर रहे थे, और आपने लोगों को भगा दिया। आपने पंजाब से लोगों को भगा दिया। हवाई सेवा होती है आपकी, सेवा कहाँ कर रहे थे? जाइए यहाँ से, दिल्ली से भगा दिया, पंजाब से भगा दिया। ठीक है, चलिए अब भगाना तो थोड़ा बात रफत जी, अभी तो 2022 में आपको जनता भगाई। हाँ, भूपेंद्र जी अपनी बात रख सकते हैं। अरे ख्वाब देखिए भाई। ठीक है रफत जी, जरा भूपेंद्र तिवारी जी की भी सुन लेते हैं। किससे करेंगे? बहन जी से। केसी जैन साहब और केसी जैन साहब और रफत जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, भूपेंद्र तिवारी जी के पास चलते हैं। हाँ भूपेंद्र जी, अपनी बात रख लीजिए। जैन साहब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए भाई। बिल्कुल जी भाई साहब। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये महज आरबीआई के आंकड़े नहीं है। जून में एक रिपोर्ट और आई थी जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, और उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसका नाम दिया था इको रैप। आप सर्च करिएगा, ये भी मिल जाएगा, इको रैप 2021। ये जून में आया था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेम रिपोर्ट, सेम कुछ इसी तरह की बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा था, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है सकल घरेलू उत्पाद का, वो 5.4% से घट करके नीचे आएगा, और ये प्रति व्यक्ति आय 1.43 लाख रुपए पर भी आ सकती है, जो कि बाद में आरबीआई ने इसी की पुष्टि किया कि वो आ चुकी है। नंबर 2, इसमें एक चीज उसने बड़ा साफ साफ लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और ये जो रिपोर्ट अभी करंट आरबीआई है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अमीर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय घटी है, वनस्पति के जो गरीब राज्य है, मैंने शुरू में ही बताया था, कंज्यूमर स्टेट उतना प्रभावित नहीं है जितना प्रोड्यूसर स्टेट प्रभावित हुए हैं। लेकिन भाई साहब, मैं फिर से आपसे कहूंगा, प्लीज जो आप लोग इस समय प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला बता रहे हैं ना, वो जनता को कृपया ना बताएं, तो वो जो भी सुनेगा हंसेगा भाई साहब। वो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। वो राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से वो नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि ये सही है भूपेंद्र जी, व्यक्ति आय जो घटा है। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े सही हैं, हम सरकार जो आंकड़े रख रही है वो सही आंकड़े हैं। आप किसको सही मानेंगे, सरकार के आंकड़ों को सही मानेंगे या आरबीआई के? नहीं, देखिए प्रदीप जी, बड़ी बड़ी साफ शब्दों में मैं बता दूं कि जो आंकड़े केसी जैन साहब कह रहे हैं, उन आंकड़ों को ना तो मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने सर्च किया तो मुझे कहीं मिला है।
इसलिए जब मैं पढ़ा नहीं हूं तो उस आंकड़ों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं एज इकोनॉमिस्ट जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों पर टिप्पणी कर सकता हूं। क्योंकि आरबीआई का आंकड़ा जो आया है वो हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी पर आया है, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। जो इको रैप करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसको मैंने पढ़ी है। इन दोनों रिपोर्ट को मैंने डिटेल में पढ़ी है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं। उन आंकड़ों पर मैं जब उसको मैंने देखा ही नहीं है कि 30% से बढ़ा है, 10% से बढ़ा है या 40% से, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए सर्वेश जी क्या कहेंगे आप? क्या केसी जैन साहब कह रहे हैं कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो असली आंकड़े हैं? जी देखिए, मैं पहले ही कहा कि राजनीतिक लोग जी और जो अर्थ के एडवाइजर हैं, इन दोनों को वर्तमान आंकड़े सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहिए इस तरीके से जिससे कि पॉलिसी बनाने में जी सही माने में जो जनता है 130 करोड़ उसके हित चिंतन किया जाए जी। उसके लिए उसका लाभ मिले, उसके लिए उसकी पॉलिसी बने। दूसरा, आर्टिकल 38 की मैंने बात की, आमदनी का रेशियो घटना चाहिए जब तक आर्थिक नीति और नहीं सर, सवाल ये है कि आर्थिक वो इनकम घटनी चाहिए, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इतना बड़ा बड़ा पैसा रखती हैं, क्या उनकी आमदनी नहीं घटनी चाहिए क्या? उनकी आमदनी इसलिए नहीं घटी जी कि उनके आमदनी बढ़ाने का उनके पास स्वयं अधिकार है। कर्मचारी का वेतन तय करती है सरकार, तो कर्मचारी नहीं तो आपके हिसाब से क्या बड़ी कंपनियों की आमदनी भी घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए, या कि जो हमारे यहाँ लगातार अरबपति खरबपति बढ़ रहे हैं वो बढ़ते रहना चाहिए और गरीबी भी बढ़ती रहनी चाहिए? वही उस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आमदनी घटाने के लिए अंकुश लगना चाहिए और ये नीचे लेवल पर आमदनी बढ़ाने का सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जो अभी तक 70 वर्षों में उसको इग्नोर किया गया। और इकोनॉमिक पॉलिसी तय करना और ये आंकड़ेबाजी, इसलिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि वास्तव में जनता को इसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। और आर्थिक वृद्धि अगर किसी कंपनी को सरकार का टैक्स बढ़ जाए, इसके माने जो है पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। तो ये जो है पॉलिसी सिस्टम है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आंकड़े कलेक्ट करना का जो सिस्टम है वो मैं उसको दोषपूर्ण बताता हूँ जी। वो भले ही उनके दृष्टि से ठीक हो, नहीं चाहे सरकार को और सर्वेश जी, आंकड़े ये भी आ रहे ना कि इस कोरोना काल में भी कंपनियों की अकूत संपत्तियां बढ़ी हैं, इसलिए कि कंपनी की कीमत बढ़ गई जी, मूल्य उनके वृद्धि हुई है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी मूल्य वृद्धि ना हुई हो, लेकिन वहीं पर कर्मचारी की महंगाई को ब्लॉक किया गया जी, तो उनकी आमदनी तो घटी ना जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कंपनियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगाना चाहिए जी। और मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आर्टिकल 12 में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो उसको आना नहीं चाहिए, वेलफेयर स्टेट की सीमा में आना चाहिए। और उसके लिए ये सब इंस्टीट्यूशन है। जब सरकारी कंपनी होती है 51% शेयर तो वेलफेयर स्टेट, और अगर 49% हो गया प्राइवेट कंपनी 51 हो गई तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ये जो है पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ठीक है। और पब्लिक का हित तब है जब पब्लिक के हित में इकोनॉमिक पॉलिसी को उसमें उस फ्रेमवर्क में लाया जाए। और इसके लिए जो भारतीय दृष्टि है, पंडित दीनदयाल जी ने कहा, उसको यहाँ पर लागू करने की जरूरत है। ठीक। और उसके लिए सबको मिलकर करना चाहिए, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बजाय एक दूसरे के आंकड़ों के आधार पर अब्यूज करना, उसके बजाय मिलकर के काम करें। ठीक है, पॉलिसी से करें। जी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरबीआई के आंकड़े फर्जी हैं और सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो असली है और वास्तव में प्रति व्यक्ति आय काफी बढ़ी है। देखिए, अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आज जो है आरबीआई ने इनके मुंह पे तगड़ा सा तमाचा मारा और अन्य प्रदेशों के मुंह पे क्या किया है। अब बिल्कुल सही बात आपको बताऊं, देखिए सीधी सी बात है। देखिए, अब आप चाहे बात कुछ भी कर लीजिए, हम तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब, मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, आप इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते कि आप युवा इससे और फेलियर, आप इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? आप हर जगह फेल, आप गड्ढा मुक्त सड़कों की जगह आप गड्ढा युक्त सड़कें हो गए। आप लोगों ने कोरोना को जो मैनेजमेंट किया उसमें डिजास्टर मैनेज, आपने ऐसा मैनेजमेंट किया जिसका कोई
और सुन लीजिए आप कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि आज कहीं पर भी एक फाइल आगे नहीं बढ़ती है। आप लोग जो है भ्रष्टाचार आपके यहाँ चरम पे पहुंच गया है। अब आप सुनना चाहेंगे नहीं, क्योंकि सुनना इसलिए सुनने की आपकी फितरत नहीं है। आप इस टाइम एक अहम में है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब मेरे आगे किसी की नहीं चलनी है। लेकिन एक बात मान लीजिए, जनता जनार्दन है। अच्छे समय ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन आज जमीनी हकीकत है कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ नौजवान सबसे बड़ी तादाद में इस टाइम बिना रोजगार के है, और इतनी बड़ी तादाद में अगर किसी देश या प्रदेश में नौजवान बेरोजगार होते हैं तो आप मान चलिए एक बहुत बड़ा भयानक संकट आने वाला है। क्योंकि जो नौजवान जब घर में खाने को होगा नहीं और काम नहीं मिलेगा उसे, तो आप ये मान चलिए कि वो नौजवान गलत रास्तों पे जाएगा। और आपको बता दो, आप 2000 सुसाइड करने के लिए तैयार रहेगा ना, सुसाइड करेगा। हमारे यहाँ तो तमाम किसान और बाकी लोग मजदूर सुसाइड करते रहते हैं। आप लोग केवल एक बात बता, 2017 के घोषणा पत्र में आपने 90 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था कि 2022 तक हम 90 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। आज आप बता रहे हैं कि 4.5 लाख हमने दी है। अब बिल्कुल देंगे होगी, हो सकता है मंगल ग्रह पे दी होंगी, बृहस्पति ग्रह को दी होंगी। तो डायरेक्ट नौकरियां दी। भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मंगल ग्रह पे देंगे होंगी, बृहस्पति ग्रह पे दी होंगी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, समय कम है हमारे पास में, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। केसी जैन साहब आप भी रुकिए जी। सर्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सर्वेश जी अपनी बात रखिए। मेरा सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से जी, अमेरिका की एक रियल एस्टेट कंपनी बंद होने से पूरा विश्व प्रभावित हुआ जी, 2008 की मंदी आई जी, और चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी बंद होने जा रही, और 3 लाख कंपनियां वहां बंद होने की कगार पे हैं जी। आने वाले समय में चीन की इकोनॉमी के माध्यम से जो डेवलप हुए हैं जी, वो भी प्रभावित होंगे। अभी आने वाले एक बार फिर से सब भरे रह जाएंगे। एक बार फिर से मंदी की ओर जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी की कीमत जो है वो 22 लाख करोड़ है, जितना हमारे यहाँ बजट भी नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए सर्वेश जी कह रहा था कि क्या बड़ी कंपनियों पर भी अंकुश लगना चाहिए? बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि आर्टिकल 12 में वो कंपनियां आनी चाहिए। तो क्यों नहीं लग रहा है सर? सवाल ये है कि बड़ी कंपनियां कैसे फल फूल रही हैं? सर्वेश जी ये सब मिल करके इसको दबाव डालें कि ये कंपनियां इसके अधीन आए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट में समय खत्म हो गया। एक दूसरे रफत फातिमा जी, ठीक है सर, समय खत्म। रफत फातिमा जी आपका फाइनल कमेंट 40 सेकंड में। क्या गोवा की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई? प्रदीप जी जैन साहब कहाँ की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई है? पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन हुई है इस समय। नहीं, दरअसल भाजपा को ये ज्यादा खुशी है कि लोगों को खाना बांट रहे हैं। ये फिक्र नहीं है, ये चिंता नहीं है कि लोगों को जो इस लायक बना दे कि वो अपनी मनपसंद खाना खा सके, अपने मनपसंद कपड़ा पहन सके, अपने मनपसंद। अरे आपके समय में 12,000 किसान सुसाइड करता रहा, पढ़ा सके, लेकिन 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा। अरे भाई कैसे जैन साहब शांत हो जाइए, समय खत्म हो गया। किया होता है तो रास्तों पे नहीं होता। जनता फकीरी पे आ गई है। जब साहब कहते थे हम फकीर होते, आज जब 6,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है रफत जी, आपकी बात हो गई। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़े बिजनेसमैनों के ऊपर रोक क्यों नहीं लग रही है? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज प्रचार प्रसार के लिए अकूत संपदा आ गई है। कहां से आई संपदा है? मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि इतना प्रचार प्रसार, जो कि एक आप अगर हर जगह गौर करके देख ले, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये अगर भी अपनी तस्वीर लगाते थे। अरविंद जी आप तो जोरों में इतना इजाजत नहीं दे रहा है। भूपेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। कम से कम लैपटॉप में चल रहे थे। देखिए आप तो राशन के झोलों में चल रहे हैं, हम तो लैपटॉप में चल रहे थे। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि आपने लोगों को रोजगार दिया, हमने रोजगार आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट। आपने झोलों में छपा दी, आपने लोटों में छपा दी। भूपेंद्र तिवारी जी आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, मैं आपको एक बीच में कमेंट करना चाह रहा था कि जो बार बार ये हो रहा है कि किन कंपनियों की आय बढ़ी है। आप ध्यान दीजिएगा कि सेवा क्षेत्र में कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आय घटी भी है, और खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई कंपनियां हैं जिनकी आय घटी भी है।
आप जरा ध्यान से देखें, टेक्नोलॉजी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसमें सारा कुछ आ गया टेक्नोलॉजिकल और ऑनलाइन पर। तो टेलीकॉम सेक्टर की और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाली कंपनियों की आय बढ़ी है, ना कि सारी कंपनियों की आय बढ़ी है। खास करके एफएमसीजी प्रोडक्ट वाली कंपनियां, भूपेन जी इतना लंबा समय नहीं है हमारे पास, बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट। तो प्रदीप जी, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देखिए आंकड़ों पर जो आप लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये आंकड़ों का एक साइंटिफिक तरीका होता है और इन आंकड़ों को थोड़ा सा विश्लेषण करने का एक तरीका होता है। तो इन आंकड़ों को ध्यान में रख करके अगर हम पॉलिसीज बनाते हैं भविष्य में सुधार करने की, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, ना कि हम इन आंकड़ों को ही गलत ठहराना शुरू कर दें। तो इनको पॉजिटिव ढंग से लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भूपेन जी की नोट से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आंकड़ों को झूठा बताने की जगह पर हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो आंकड़े हैं, जो साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए, उन पर गौर फरमाएं और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंज लाएं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन हमारे दो मेहमानों का ये कहना था कि नहीं, ये आंकड़े फर्जी हैं, आरबीआई के जो लोग हैं वो सही तरीके से तस्वीर को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। तमाम सुधारों की इसमें ज़रूरत है, दरकार है, वो करना चाहिए। हम जनता पर ही छोड़ देते हैं कि जनता इसको कैसे लेती है, क्या अगर उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, जैसा सरकार का दावा है, ये जनता तय करेगी। 2022 के चुनाव एकदम सन्निकट है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। और हमारा अगला कार्यक्रम प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ देखना ना भूलिए, मंथन।